नमस्कार दोस्तों, प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के इस श्रृंखला में आपका बेहद स्वागत और अभिनंदन है। इस वीडियो में 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर और उसकी व्याख्या देखा जाएगा, जो कि यूपीएससी एग्ज़ाम के अलावा स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में लेखक के नाम होंगे और सूची 2 में पुस्तकों के नाम होंगे। पहला है A.L. बॉशम, ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। दूसरा है D.D. कोशाम्बी, वंडर दैट वाज इंडिया। तीसरा है राजेंद्र लाल मिश्र, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। चौथा है K.L. नीलकंठ शास्त्री, इंडो आर्यंस। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 4 और 1, ऑप्शन नंबर सी 4, 3, 1 और 2 तथा ऑप्शन नंबर डी 2, 3, 1 और 4। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 4 और 1। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के भौतिक अवशेषों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, दक्षिण भारत में ईंटों के विहार बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। कथन 2, पूर्वी भारत में पत्थरों के मंदिर विशेष आकर्षण के केंद्र थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी दोनों, 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन नंबर डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी न तो 1 और न ही 2। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। दक्षिण भारत में पत्थरों से मंदिर बनाए जाते थे। इनके बचे हुए अवशेष उस युग का स्मरण कराते हैं जब देश के दक्षिण भाग में भारी संख्या में इसका निर्माण हुआ था। पूर्वी भारत में ईंटों के विहारों का निर्माण होता था, अतः कथन 1 एवं 2 गलत है। उल्लेखनीय है कि अधिकांश भौतिक अवशेषों जो कि टीलों के नीचे दबे हुए मिले हैं, इन टीलों में एकल संस्कृति, मुख्य संस्कृति और बहुसंस्कृति मिलती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे महापाषाण या मेगालिथ कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए गुफा, ऑप्शन नंबर बी मंदिर, ऑप्शन नंबर सी कब्र, ऑप्शन नंबर डी उपकरण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कब्र। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं। दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि चीजें भी कब्र में गाड़ते थे और उसके ऊपर एक घेरे में बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे। ऐसे स्मारकों को महापाषाण या मेगालिथ कहते थे, अतः कथन सी सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के रचयिता निम्नलिखित में से कौन हैं? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए पतंजलि, ऑप्शन नंबर बी पाणिनि, ऑप्शन नंबर सी कालिदास और ऑप्शन नंबर डी बाण भट्ट। टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे बाण भट्ट होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी है बाण भट्ट।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पाणिनि। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं। पतंजलि प्राचीन भारत के एक मुनि थे जिन्हें संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। इनमें से योग सूत्र उनकी महानतम रचना है, जो योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। भारतीय साहित्य में पतंजलि द्वारा रचित 3 मुख्य ग्रंथ मिलते हैं: योग सूत्र, अष्टाध्यायी पर भाष्य और यजुर्वेद पर ग्रंथ। कुछ विद्वानों का मत है कि ये तीनों ग्रंथ एक ही व्यक्ति ने लिखे, अन्य की धारणा है कि ये विभिन्न व्यक्तियों की कृतियां हैं। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर अपनी टीका लिखी है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर टीका लिखी, न कि पतंजलि ने अष्टाध्यायी को लिखा। तो पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर अपनी टीका लिखी, जिसे महाभाष्य का नाम दिया गया। इनका काल कोई 200 ईसा पूर्व माना जाता है। पतंजलि शुंग वंश के शासन काल में थे। डॉक्टर भंडारकर ने पतंजलि का समय 158 ईसा पूर्व, द बोथलिक ने पतंजलि का समय 200 ईसा पूर्व एवं कीथ ने इनका समय 140 से 150 ईसा पूर्व माना है। उन्होंने पुष्यमित्र शुंग का अश्वमेघ यज्ञ भी संपन्न करवाया था। इनका जन्म गोनार्ध अर्थात उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुआ था। बाद में वे काशी में बस गए। ये व्याकरणाचार्य पाणिनि के शिष्य थे। पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े वैयाकरण हुए हैं। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है। तो अष्टाध्यायी के रचयिता हैं पाणिनि। तो इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है, जिनमें 8 अध्याय और लगभग 4 सहस्त्र सूत्र हैं। संस्कृत भाषा को व्याकरण सम्मत रूप देने में पाणिनि का योगदान अतुलनीय माना जाता है। अष्टाध्यायी मात्र व्याकरण ग्रंथ नहीं है, इनमें प्रकारांतर से तत्कालीन भारतीय समाज का पूरा चित्र मिलता है। उस समय के भूगोल, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा और राजनीतिक जीवन पर दार्शनिक चिंतन, खान पान, रहन सहन आदि के प्रसंग स्थान स्थान पर अंकित हैं। पाणिनि की प्रमुख कृतियाँ: अष्टाध्यायी, इनमें 8 अध्याय एवं कुल लगभग 4000 सूत्र शामिल हैं। धातु पाठ, यह 10 गणों में विभक्त एवं लगभग 2000 धातुएं हैं। गण पाठ, सूत्र पठित गणों का पाठ है इसमें। उड़ादि सूत्र, इनके पाणिनिकृत होने में बहुत संदेह है। इस ग्रंथ में यह संदेह है कि इसकी रचना पाणिनि ने किया है या नहीं किया है। अगली रचना है लिंगानुशासन, लिंग निर्धारण विषय। कालिदास पहली शताब्दी ईसा पूर्व के संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की और उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल तत्व निरूपित हैं। कालिदास अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण राष्ट्र की समग्र राष्ट्रीय चेतना को स्वर देने वाले कवि माने जाते हैं और कुछ विद्वान उन्हें राष्ट्रीय कवि का स्थान तक देते हैं। छोटी बड़ी कुल मिलाकर लगभग 40 रचनाएं हैं, जिन्हें अलग अलग विद्वानों ने कालिदास द्वारा रचित सिद्ध करने का प्रयास किया है। इनमें से मात्र 7 ही ऐसी हैं जो निर्विवाद रूप से कालिदास की मानी जाती हैं। 3 नाटक हैं, ये हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वश्यम और मालविकाग्निमित्रम। 2 महाकाव्य हैं, रघुवंश और कुमार संभवम। 2 खंड काव्य हैं, मेघदूतम और ऋतुसंहार। इनमें भी ऋतुसंहार को प्रोफेसर कीथ संदेह के साथ कालिदास की रचना स्वीकार करते हैं। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्यकार और कवि थे। वह राजा हर्षवर्धन के आस्थान कवि थे। उनके 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, हर्षचरितम तथा कादम्बरी।
हर्षचरितम राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है और कादम्बरी विश्व का पहला उपन्यास है। कादम्बरी पूर्ण होने से पहले ही बाणभट्ट का देहांत हो गया और इसे उनके पुत्र पुलीन भट्ट ने पूरा किया था। दोनों ग्रंथ संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। हमारा अगला और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारतीय इतिहास के साहित्य स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? कथन 1, जातक कथाएं बुद्धकालीन राजनीतिक घटनाओं की जानकारी देती हैं। कथन 2, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र मुख्यतः एक आर्थिक ग्रंथ है। कालिदास की रचनाओं में गुप्तकालीन उत्तरी और मध्य भारत के सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3 तथा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है केवल 1 और 3। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं। जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का सुत्त पिटक के अंतर्गत खुद्द निकाय का 10वां भाग है। इन कथाओं में भगवान बुद्ध की कथाएं हैं जो मान्यता है कि खुद गौतम बुद्ध जी के द्वारा कहे गए हैं। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि कुछ जातक कथाएं गौतम बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके शिष्यों द्वारा कही गई हैं। विश्व की प्राचीनतम लिखित कहानियां जातक कथाएं हैं, जिनमें लगभग 600 कहानियां संग्रह की गई हैं। यह ईसवी संवत से 300 वर्ष पूर्व की घटना है। इन कथाओं में मनोरंजन के माध्यम से नीति और धर्म को समझाने का प्रयास किया गया है। यह जातक कथा ईसा पूर्व की 5वीं सदी से 2री सदी तक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर भी प्रकाश डालते हैं। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीतिक आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। उन्होंने चंद्रगुप्त के प्रशासकीय उपयोग के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। यह मुख्यतः सूत्र शैली में लिखा हुआ है और संस्कृत के सूत्र साहित्य के काल और परंपरा में रखा जा सकता है। कालिदास ने अनेक काव्य और नाटक लिखे हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है अभिज्ञान शाकुंतलम। इस महान कृति में गुप्तकालीन उत्तरी और मध्य भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन की झलक मिलती है। तो इस वीडियो का यात्रा यहीं तक समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।